Hello students, good morning. In the last class, video and audio is not clear. In the last class, there is no more discussion about the further topic. Only we discussed about the topic which already discussed before the class. उससे पहले की जो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे उसी को रिवाइज किए थे। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कौन कौन से टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? किस बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शन, उनके स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया। जिसमें हम लोगों ने देखा एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये 5 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया। लास्ट था वायरस, जिसमें हम लोग देखे थे वायरस हर तरह से हमारे लिए हार्मफुल होता है। इट काउज मैनी डिजीज, प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज एंड डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स में होने वाला डिजीज था जैसे टीएमबी, टोबैको मोसेक वायरस, कुकुम्बर मोसेक वायरस, जो क्या करता था, प्लांट्स के लीव्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता, उसे नष्ट कर देता। ह्यूमन में होने वाले डिजीज थे एड्स हो गया, कफ हो गया, नहीं अभी कोरोना चल रहा है, ये भी वायरस से होने वाले हैं। तो ह्यूमन बीइंग में भी ये प्लांट एनिमल्स में जो डिजीज होता है वायरस के कारण, वो है स्वाइन पॉक्स, फुट एंड माउथ डिजीज एंड सो ऑन डिजीज अकर्स इन द एनिमल्स। वायरस का एक खासियत जो हम लोग देखे थे कि वायरस में एक स्पेशलिटी क्या है, इसका कोई अपना सेल्फ इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होता है। It uses the energy of host organism to reproduce or multiply the number of its species। ये अपने नंबर ऑफ स्पेसीज को बढ़ाने के लिए, ये अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म के एनर्जी को यूटिलाइज करता है। इसका कोई सेल्फ मेटाबॉलिज्म नहीं होता, and that is why it is difficult to prevent from the effect of virus and to prepare the medicine which is effective for virus। वायरस पर इफेक्टिव मेडिसिन प्रिपेयर करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है कंपेयर टू बैक्टीरिया की तुलना में, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल्फ लाइफ प्रोसेस होता है, सेल्फ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो मेडिसिन हम ऐसा यूज करते हैं जिससे कि उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जो लाइफ साइकिल है, वो ब्रेक हो जाए, और जैसे ही उसका लाइफ साइकिल टूटता है वो रुक जाता है, उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। लेकिन वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आइए अब हम देखेंगे द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, किस तरह का फीचर्स होता है, इन चीजों पर डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे usefulness of microorganism। As we know that each coin has two sides, similarly the microorganisms are both have advantage and disadvantage for us। हमारे लिए इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। तो क्या एडवांटेज है, आज इस क्लास में हम लोग एडवांटेज पर डिस्कस करेंगे। एडवांटेज फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
एडवांटेजेस। कहाँ कहाँ इसका यूज है हमारे लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, in making food material as curd of milk, मिल्क से कर्ड बनाना। तो किस तरह से मिल्क से कर्ड बनता है? द प्रोसेस ऑफ making curd from milk, the process of making curd from milk is known as curding of milk. दूध से दही बनाने के प्रोसेस को कडिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग अलग से कुछ दही की मात्रा उसमें डालते हैं, कर्ड डालते हैं। उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम याद रखोगे। कडिंग ऑफ मिल्क, curding of milk, the process of making curd from milk is known as curding of milk। मिल्क में लैक्टोस नहीं, लैक्टोस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इस मिल्क में कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है, लास्ट क्लास में बताए थे कैसीन। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ध्यान रखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो कैसीन के कोगुलेशन, कैसीन के कोगुलेशन से हार्ड सॉलिड लाइक सब्सटेंस बनता है जिसे हम कर्ड कहते हैं। लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन और कैसीन का कोगुलेशन, नहीं कोगुलेट होना, सॉलिड पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाना या सॉलिडिफाई हो, जिसे हम कर्ड कहते हैं। तो इस तरह से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कर्डिंग ऑफ मिल्क में जो वाइटल रोल प्ले करता है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड में, और कैसीन को कोगुलेट करता है और कोगुलेशन ऑफ कैसीन सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे कर्ड। तो ये तो हो गया ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब इसके अलावा देखेंगे चीज एंड पनीर। आप लोग चीज खाते हैं नहीं, पनीर बनाते हैं, तो किस तरह से इन मेकिंग चीज एंड पनीर।
चीज पनीर। तो दूध से चीज बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से? तो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, दो बैक्टीरिया होता है, ध्यान दोगे, नेम ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। Lactobacillus and Streptococcus converts milk into cheese and पनीर। मिल्क को चीज में या पनीर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? सेम प्रोसेस, सॉलिडिफाइड करने का काम करता है नहीं, और इसमें जो लिक्विड होता है उसको सीक्रेट कर देता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है, जो कि वाटर के रूप में, लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब चीज पनीर में हम लोग और भी दूसरे फंगी मिक्स करते हैं नहीं, जैसे एस्परजिलस हो गया। क्या है? एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम is added to it to give aroma and good flavor। एक डिजायर्ड एरोमा, डिजायर्ड फ्लेवर के लिए, अच्छे फ्लेवर प्रोड्यूस करने के लिए उसमें हम एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम ऐड करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे हम चीज और पनीर बनाने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे डेली लाइफ में फूड प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं इन बेकरीज नहीं, बेकरीज बेकरीज में बेकर जो होता है वो ईस्ट ऐड करता है अनकुक्ड डक नहीं, जो भुना हुआ आटा होता है या मैदा होता है, जो भी होता है उसमें ईस्ट ऐड करता है। ईस्ट, as we know that yeast respires anaerobically, तो एनॉर्बिक रिस्पिरेशन होता है yeast ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। इसमें जो रिस्पिरेशन होता है एनॉर्बिक रिस्पिरेशन होता है। एज वी नो दैट ड्यूरिंग द एनॉर्बिक रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड and during the process releasing of carbon dioxide cause to fill the space or to increase the volume of डब के वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है। जो ब्रेड बनाया जाता है तो ब्रेड क्या होता है? सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है। तो ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है। कैसे ईस्ट ऐड करने से ब्रेड फ्लफी हो जाता है नहीं, सॉफ्ट हो जाता है? तो जब आप ईस्ट उसमें ऐड करते हो तो ईस्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें रिस्पायरेशन होते हैं। तो रिस्पायरेशन कौन से प्रोसेस से होते हैं? एनॉर्बिक रिस्पायरेशन होता है। एनॉर्बिक रिस्पिरेशन में रिलीजिंग ऑफ CO2 गैस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके वॉल्यूम को राइज करता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो ब्रेड है वो फ्लफी हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है।
और टेस्टी होता है। तो ईस्ट इज एडेड, ईस्ट इज added to uncooked duck, अनकुक्ड डक में ईस्ट मिलाया जाता है। तो बेकरीज के द्वारा, बेकर के द्वारा पाव बनाने में, ब्रेड बनाने में ईस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे ईस्ट उसे फ्लफी बना देता है, कैसे उसको टेस्टी बनाता है, कैसे उसको सॉफ्ट बनाता है। तो जो ईस्ट के रिस्पिरेशन में जो CO2 सीक्रेट होते हैं, उस CO2 गैस के कारण ये सारे जो क्वालिटी है फूड प्रोडक्ट में वो क्रिएट होता है। तो फर्स्ट यूज था इन मेकिंग ऑफ कर्ड, सेकंड इन मेकिंग चीज एंड पनीर, एंड थर्ड इज इन बेकरीज। इसके अलावा इडली डोसा, नहीं आप लोग खाते हो इडली डोसा, तो इन द making of idli and dosa, yeast is also added to the mixture of ground rice and dal। पीसे हुए दाल और राइस के मिक्सर में मिक्स करके उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ देर छोड़ने पर क्या होता है कि वह फूल जाता है, राइज हो जाता है और उसका वॉल्यूम राइज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ स्वाद में खट्टे हो जाते हैं, इट गिव्स सोर टेस्ट। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होता है, ईस्ट का एनॉर्बिक रिस्पिरेशन होता है, एनॉर्बिक रिस्पिरेशन से CO2 गैस का सीक्रेशन होता है। तो CO2 गैस बनने से जो बबल्स ऑफ CO2 गैस होता है, दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डफ और मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल। तो जो ग्राउंड राइस एंड ग्राउंड दाल यानी पीसे गए दाल और राइस का जो मिक्सचर है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ इट गिव्स सोर टेस्ट, खट्टापन ला देता है स्वाद में। तो इन मेकिंग इडली एंड डोसा, इन मेकिंग इडली एंड डोसा, नाम तो सुने हैं, खाते भी हैं आप लोग, नहीं? इडली डोसा बहुत ही पॉपुलर है। तो इन सभी में ईस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब चलिए इसके अलावा बीवरेज, नहीं बीवरेज बनाने में, बियर बनाने में, वाइन के प्रोडक्शन में, इन सब में भी ईस्ट का एक बहुत ही वाइटल रोल होता है। तो किस तरह से बीवरेज तैयार किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, इसमें रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका होती है, वो हम देखेंगे। In beverages, to prepare beer and wine, microorganisms like yeast is added जैसे ग्रेप्स है, राइस है और भी दूसरे फ्रूट है, उनसे बियर और वाइन तैयार किए जाते हैं। यानी फ्रूट का जो जूस होता है, फ्रूट जूस में फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा
यहाँ ध्यान देंगे, बार बार हम ईस्ट यूज कर रहे हैं, ईस्ट में कौन सा प्रोसेस होता है? तो ईस्ट क्या करता है, शुगर को, ईस्ट जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन। ध्यान दोगे, अल्कोहल, अल्कोहल दैट मीन्स बियर एंड वाइन, हो सकता है प्लस CO2। तो ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ शुगर into alcohol due to action of yeast is known as fermentation। हर चीज को आपको लिख कर बता रहे हैं, फिर भी आप नहीं ध्यान देते हो, ये आपकी लापरवाही है। फर्मेंटेशन, fermentation is the process, it is the process of converting sugar into alcohol by the action of yeast। Is known as fermentation। Is known as fermentation, the process of converting sugar into alcohol by the action of yeast is known as fermentation। तो yeast के एक्शन से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो ईस्ट कैसे शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है? तो शुगर टूटता है। शुगर क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब जब यह डिकम्पोज होता है तो एज प्रोडक्ट अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है, और यह अल्कोहल का प्रेजेंस ही बेवरेज तैयार करता है, वाइन तैयार करता है, बियर तैयार करता है। यानी अल्कोहल की मात्रा लिक्विड में होना उसे बेवरेज कहते हैं। नहीं, बेवरेज दैट मींस व्हिच reacts with the chemical substances like hormones and gives different action beyond the coordination, that is known as alcohol। अल्कोहल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में, बॉडी में बनने वाले हार्मोनल केमिकल सब्सटेंसेस के फंक्शन को चेंज कर देता है, डिस्टर्ब करता है, उसे अल्कोहल कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे थे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने देखा इन मेकिंग ऑफ कर्ड, इन मेकिंग ऑफ चीज एंड पनीर, इन बेकरीज, इन मेकिंग इडली एंड डोसा, एंड इन मेकिंग बेवरेज। बियर बनाने में, शराब बनाने में इसका यूज करते हैं, दैट मींस यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही वाइटल रोल है। अभी आप देख सकते हो, जैसा आप सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन नहीं,
इम्यूनो सिस्टम, एंटीबायोटिक्स, ये 3 टर्म सुनने को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। आज इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो शब्द सुनाई आपको दे रहा होगा वो इम्यूनिटी, नहीं कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर, टेक वैक्सीन, टेक एंटीबायोटिक्स। तो ये 3 टर्म, अब ध्यान देना है, ये 3 टर्म, ये एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन दोनों का प्रिपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये दोनों तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग जानते हैं पेनिसिलिन, नहीं क्या है, पेनिसिलिन सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नहीं और भी बहुत सारे आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है या वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन इज द केमिकल सबस्टेंसेस which is effective for the specific disease. It prevents the growth of a special type of disease. किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज को रोकने का काम वैक्सीन करता है। तो आखिर ये रोकता कैसे है? एंटीबायोटिक्स किस तरह से डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है? तो ये दोनों ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब ये शब्द आप सुनते होंगे कि एंटीबॉडीज क्या है, एंटीजन क्या है। तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी का वह पार्ट होता है जो हमारे बॉडी सेल्स को, या कह सकते हैं कि ब्लड में WBC के एक्टिवनेस को बढ़ाता है, उसकी रिएक्टिविटी को, उसके अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करता है। WBC क्या है? तो WBC जिसे बार बार इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारा वीक है। कैसे स्ट्रॉन्ग या वीक होता है? तो वो WBC के कारण होता है। अगर एक प्रॉपर अमाउंट में WBC हमारे बॉडी में है और वो सारे एक्टिव मोड में है तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा। या तो नंबर ऑफ WBC कम हो या एक्टिवनेस मूड में नहीं। 2 तरह के इम्यूनिटी होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। दोनों का अलग अलग कंडीशन होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे कि आप याद करें पूरा लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक याद करें, बुक की रीडिंग लगाएं, केवल क्वेश्चन आंसर पे ना जाएं। लेसन जैसे ही आपको याद होता है क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर जो अभी लॉन्ग नहीं दिए गए वो भी दे दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरा लेसन तैयार करोगे। क्योंकि इस बार जो टेस्ट होगा वो आपका, ये जो आपको असाइनमेंट में हमने दिया था वो कोई टेस्ट नहीं था, ध्यान देना। वो एक ऐसे ही नॉर्मल टेस्ट था, इसलिए उसके साथ में सॉल्यूशन भी हमने दे दिया था। सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, टाइम पार होने के बाद सॉल्यूशन विजिबल हो गया था, वो आप सॉल्यूशन लिए हुए थे। तो वो कोई टेस्ट नहीं था। टेस्ट होगा आपका टेस्ट बॉक्स में, जिसका पूरा प्रोसेस होगा, जिसकी जानकारी हम आपको टेस्ट लेने से पहले दे देंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लेसन जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है आप पूरा लेसन एज इट याद कीजिए। दैट्स